ध्यान गुरु है आपका वो होना, आपको एक जो ट्रेनर है उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है कि किसी आप अनुभवी शिक्षक की जो शिविर है या फिर ऑनलाइन क्लास है उसमें शामिल हों। और उसके बाद जो है आपका अनुशासित जीवन है, जिसमें जो बौद्ध अनुयायी हैं उनके लिए पंचशील का जो पालन है, और जो गैर बौद्ध है उनके लिए भी कुछ जो जरूरी नियम है मैंने उनका भी जिक्र किया था। उसके बाद आपका जो वस्त्र और भोजन, उसके बारे में हमने कल जानने का प्रयास किया कि आपके जो वस्त्र जो हैं अधिकतम जो शरीर का भाग है वो ढका हो और ढीले और आरामदायक हों। और भोजन के बारे में भी हमने थोड़ी सी डिटेल में नहीं, थोड़ा सा लेकिन ऊपर ऊपर से ही जानने का प्रयास किया था कि हमें जो स्मृतिपूर्ण तरीके से जो भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, जिसे हम माइंडफुल ईटिंग या फिर ईटिंग मेडिटेशन का भी नाम देते हैं। उसमें जो कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी के, आप उसके थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि यह हमारे जो इसका विषय नहीं है अभी अध्ययन का, उसे हम बाद में अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद एकांत परिवेश के बारे में मैंने डिस्कशन किया कि आपका जो आसपास का वातावरण है वो थोड़ा ऐसा हो जिसमें कम से कम डिस्टर्बेंस या नॉइस जो बाहरी वातावरण है उससे थोड़ा उसका शांत माहौल हो। उसके बाद जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप जो सामाजिक संबंध है उनसे थोड़ा अपने आप को दूर रखें, जिसमें अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसे आप बंद रख सकते हैं, स्विच ऑफ, या फिर स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो थोड़ा उसे अपने से दूर रख दीजिए कि ध्यान का अभ्यास करते समय बीच में वो आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद कुछ आपका एक कम से कम कल्याण मित्र हो, जिसके साथ आप लगातार सकारात्मक जो आपका कम्युनिकेशन है वो चलता रहे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक तैयारियों में हमने जिक्र किया था कि जो आपके बैठने की कुछ मुद्राएं हैं, जिसमें हम बात करते हैं या तो पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन या फिर जो हाथ की मुद्राएं हैं, उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया। भुजाएं, पीठ, और अगर संभव हो तो आप एक जो गद्दी है उसके ऊपर बैठे, और अगर नहीं है तो आपकी पीठ में दर्द है या आपको कोई समस्या हो रही है सीधा बैठने में, तो आप उसके लिए कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको आंखें, मुंह, जीभ और गला, इन सब की क्या स्थिति होनी चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा गहराई से बताने का प्रयास किया था। तो जो उसके बाद फिर मैंने जो आनापानासति ध्यान है उसके अभ्यास के समय क्या क्या समस्याएं आती है और उनका कैसे समाधान या निवारण किया जाता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम फिर से एक बार, क्योंकि जो आनापानासति और मैत्री भावना ध्यान साधनाएं हैं ये बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि मूलभूत ध्यान साधना की विधियां हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका अभ्यास करता है तो वह निश्चित रूप से ही जो अन्य ध्यान की विधियां हैं तो उन पे वो बहुत ही कम समय में, या हम कह सकते हैं बहुत ही आसानी से उन्हें सीख सकता है और उनका अभ्यास कर सकता है अपने दैनिक जीवन में भी। तो पहले तो मैं थ्योरेटिकली, क्योंकि आप प्रैक्टिकली तो मुझे लगता है आप सभी आनापानसति ध्यान से परिचित हैं, और लेकिन मैं फिर भी इसके जो थ्योरेटिकल इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि एक एक स्टेप का जो इसके चारों जो सोपान हैं जिन्हें हम कहते हैं उन्हें हम और कैसे थोड़ा समझ सकते हैं। तो पहले जो अभ्यास सोपान है उसका हम अगर हम जो अभ्यास करते हैं तो हम यही पाते हैं कि हमें बाहर जाती जो सांस है उसकी गिनती करनी होती है, अर्थात सांस छोड़ते समय हमें एक से लेकर फिर जब हम दूसरा सांस छोड़ते हैं तो दो, ऐसे ही हमें 10 तक गिनना होता है, और कम से कम लगभग 5 मिनट या इससे भी अधिक समय तक हमें जो पहला सोपान है उसे करने की सलाह दी जाती है। दूसरे सोपान में हम जो अंदर जाती हुई सांस की गिनती करते हैं, जब सांस अंदर जाती है तो 1 गिनते हैं, उसके बाद फिर से जब सांस अंदर जाती है तो हम 2 गिनते हैं, ऐसे ही इसे भी हम 10 तक दोहराते हैं, और लगभग 5 या उससे भी 5 मिनट या उससे भी अधिक अवधि तक या समय तक हम इस सोपान को करते हैं। तो इसमें हमें यही है कि अगर हम बीच में गिनती भूल जाते हैं तो हमें फिर शुरू 1 से ही करना होता है, और अगर हम 10 से ज़्यादा काउंटिंग कर देते हैं, कभी 20 या 15 तक पहुंच जाते हैं, तो अगर हमें याद आता है तो फिर हमें वो 1 से ही स्टार्ट करनी होती है काउंटिंग। तो इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। और जो तीसरा सोपान है उसमें क्या करते हैं, हम जो पूरी सांस के प्रवाह को देखते हैं, उसमें हम गिनती नहीं गिनते हैं, देखते हैं कि सांस को हम कहाँ तक महसूस कर पा रहे हैं।
उसके बाद जो चौथा जो सोपान है उसमें क्या करते हैं, जो हमारा जो नासा छिद्र है या जहाँ से होंठ के ऊपर का जो हिस्सा है, वहाँ जहाँ से जो सांस की जो वायु है वो अंदर प्रविष्ट होती है या फिर वापस आती है जस्ट पॉइंट से, उससे हमें देखने का या उस पर हमें अपना फोकस बढ़ाने की कोशिश करनी होती है। और हमें सांस के ऊपर गुदगुदी या फिर जो भी ठंडा गर्म महसूस हो सकता है तो उसका हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं चौथे सोपान में। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि जो आनापानसति ध्यान का जो विश्लेषण है, जो उसके 4 सोपान हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर इसमें 3 ही सोपान हैं। जो पहले 2 सोपान हैं, पहला और दूसरा, वो दोनों गिनती के सोपान हैं। क्योंकि दोनों में गिनती होती है तो सैद्धांतिक तौर पर हम उसे एक ही कैटेगरी में या फिर एक ही वर्ग में उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो 3 जो इसके 3 सोपान ही है सैद्धांतिक तौर पर। पहला तो है गिनती, दूसरा है संपर्क और तीसरा है संपर्क का स्थापित होना। तो जो ये तीनों सोपान है सैद्धांतिक तौर पर, मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको बताऊंगा कि प्रारंभिक सोपान में गिनती ध्यान के विषय पर एकाग्र होने में सहायक होती है। साफ कहा जाए तो सोपान 1 सरल है, लेकिन सोपान 2 में आपको सांस पर अधिक ध्यान देना होता है, खासकर कि सांस अंदर आने के ठीक पहले का क्षण। कभी कभी इन दोनों सोपानों को त्वरित विधि कहा जाता है। यह त्वरित विधि आपको मुश्किल पाए तो थोड़ी मध्यम विधि भी है, जिसे दोहरी गिनती की विधि भी कहते हैं। जैसे सांस लीजिए गिनिए 1, सांस छोड़िए गिनिए 1, सांस लीजिए गिनिए 2, सांस छोड़िए गिनिए 2, ऐसे ही 10 तक गिनिए और बार बार गिनिए जब तक आप पर्याप्त शांत न हो जाएं। तो ये पहले जो हमने सोपान 2 बार में किया था, तो अगर हम इसे चाहते हैं कि एक ही बार में या फिर तो इसकी दूसरी विधि भी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सांस लीजिए 1 और सांस छोड़िए 1, फिर से सांस लीजिए और गिनिए 2, सांस छोड़िए और गिनिए 2। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों सोपान है वो एक ही है, जिसमें हमें 1 से 10 तक गिनती गिननी होती है और कम से कम 5 से 10 मिनट का जो समय होता है उसके लिए काफ़ी होता है। गिनती मात्र एकाग्रता में सहायक उपाय है। ये जो आनापानसति ध्यान की जो मूल जो बुद्ध ने जो विधि बताई है, ये उसका सैद्धांतिक या फिर ऐतिहासिक तौर पर उसका हिस्सा नहीं होती है, लेकिन फिर भी एकाग्रता को बढ़ाने में ये सब बहुत ही सहायक है। यदि आपको गिनती अवधि जो गिनती है वो आपको डिस्टर्ब करती है या आपको लगता है कि कुछ मुझे अवरोधक बन रही है ये ध्यान साधना में, तो इसे मत कीजिए। आप सीधा जो तीसरा सोपान है संपर्क, संपर्क का संबंध सोपान 3 से है। वह आती जाती सांस का आपको सीधा सीधा अवलोकन करना होता है। साथ ही जाती सांस के प्रवाह में स्वयं को विलीन होने दीजिए। इसका आरोह अवरोह विस्तार और संकुचन होता है। इसमें आपको सांस को फील करना होता है कि सांस आपके शरीर में कहाँ तक जा रही है और किस किस हिस्से में आप उसे महसूस कर सकते हो, पेट, नाभि या उससे नीचे या फिर जहाँ तक भी आपको लगता है। तो मैंने आपको बताया कि जो पहली जो 2 सोपान थे गिनती के, जिसमें पहले में बाहर जाती हुई सांस की गिनती, दूसरे सोपान में अंदर आती हुई सांस की गिनती। तो ये दोनों एक ही सैद्धांतिक तौर पर एक ही सोपान का हिस्सा है। और अगर आपको किसी को इसमें असहजता महसूस होती है या फिर आपको इसमें कुछ अवरोध लगता है कि ये आपकी ध्यान साधना में अवरोधक है, तो आप इन दोनों जो सोपान हैं इन्हें छोड़कर सीधा सीधा तीसरे जो संपर्क या फिर तीसरा जो सोपान है उससे शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ आती जाती सांस का अवलोकन करना होता है, उसे महसूस करना होता है। इसके बाद जो संपर्क स्थापित है, जो चौथा सोपान है, उसका जो सांस का स्थूल जो स्पर्श करना है, नासाग्र या अथवा नासिका, जो होठ के ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ से सांस आती है और सांस जाती है, में बिंदु पर अपना ध्यान एकाग्र करना होता है। और जहाँ पर वायु आघात करती है, नाम से कहें तो नाक के कोने पर, किसी भी क्षण आप शांत व आनंदित महसूस करें। आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात आपको ना तो गिनना है ना कुछ
सोचना है, सिर्फ आपको महसूस करना है कि किस नाक और जो होठ के बीच का हिस्सा है वहाँ किस बिंदु पर जो आप आती और जाती सांस का जो स्पर्श है उसे अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो तीनों, वैसे तो हम जब साधना का अभ्यास करते हैं तो 4 सोपान हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि पहले सोपान में बाहर जाती हुई सांस की गिनती, और दूसरे सोपान में अंदर आती हुई सांस की गिनती, तीसरे सोपान में पूरी सांस को देखना होता है, उसको अनुभव करना होता है, चौथे सोपान में स्पर्श बिंदु का अवलोकन। और अगर हम सैद्धांतिक तौर पर अभ्यास का विश्लेषण करते हैं आनापानसति ध्यान का, तो सैद्धांतिक तौर पर इसमें 3 ही सोपान होते हैं, जिसमें पहला सोपान गिनती का है, जिसमें बाहर जाती हुई सांस और अंदर से आती हुई सांस की गिनती, दोनों को हम एक ही सोपान में सैद्धांतिक तौर पर रखते हैं। दूसरा है संपर्क का सोपान, सैद्धांतिक तौर पर इस सोपान को हम संपर्क सोपान कहते हैं, और जिसमें आती और जाती सांस का हमें अखंड अवलोकन करना होता है। और जो तीसरा संपर्क स्थापित का जो चौथा सोपान है, सैद्धांतिक तौर पर तीसरा सोपान संपर्क स्थापित, तो इसमें जो सांस का जो स्पर्श बिंदु है होठ के ऊपर या नासाग्र के पास, तो वहाँ पर जो सांस का आना और जाना उसे हमें अनुभव करना होता है। शांति और आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए। आप शब्दों पर तो वापस तब भी जाते हैं तब विचलन होता है। मुझे लगता है कि आपको जो 4 सोपान और जो मैंने इसका सैद्धांतिक तौर पर 3 सोपानों में जो विश्लेषण आपको समझाया है वो आपकी समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं इसमें कोई समस्या आपको आई है तीनों सोपानों को समझने में सैद्धांतिक तौर पर, या फिर अभ्यास के तौर पर चारों सोपान को समझने में, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, लगता है सबको समझ में आया अच्छे से और सब ध्यान से सुन रहे हैं, मैं यही उम्मीद करके। थोड़ा सा जो कल मैंने आपको समझाया था कि आनापानसति ध्यान में जो भटकाव है या फिर जो कुछ समस्याएं आती हैं उन पर कैसे हम उनका समाधान कर सकते हैं या कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताऊंगा। उसके बाद डॉक्टर दीपचंद जी है वो आपको जो मधुमेह के जो टाइप 2 की जो कैटेगरी है उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा कि आनापाना जो सती ध्यान है, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग में कुछ समस्याएं आती है, जैसे अस्थिर मन है और फिर अस्वस्थ विचार है। उसके बाद अस्वस्थ विचार में विस्थापन, खुला मन और भय, मानस छवियाँ, मुदिता, इन सब के बारे में कुछ कभी शारीरिक पीड़ा आती है, आपको उबन महसूस हो सकती है। तो कुछ श्वास पर भी मैंने विशेष बातें बताई थी। तो जैसे मैं बात करूँगा, क्योंकि सबसे मुख्य जो बात इसमें है समस्या में वो यही है कि ध्यान की अवधि में किसी भी समय महत्वपूर्ण सबसे बात यही होती है, विशेष तौर से आनापानसति ध्यान में आपको अपनी सांस पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। वास्तव में यदि आप ऐसा करने की कोशिश करें, थोड़ी देर के बाद वह अपनी स्वाभाविक गति में आ जाएगी। आपकी सांस नियमित होनी चाहिए, जिसका तात्पर्य यह है कि आपका हांफना या फिर उतावलापन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो प्राकृतिक रूप से जो सांस आती है वही होनी चाहिए। सांस से आवाज़ अवरोध होता है। हाँफती हुई सांस आपके ध्यान साधना में अवरोधक उत्पन्न हो सकती है या फिर घुटन पैदा कर सकती है। उतावली सांसें, बलपूर्वक सांसें लेने अगर आप लेते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि वो आपको जल्दी थका देती हैं। दूसरी तरफ शांत सांस अपनी स्वाभाविक गति से अपने आप सुसंगत में चलती है, जिससे जो आपकी ध्यान साधना है वो बहुत ही एकाग्रता से और आपका जो मन है वो अधिकाधिक शांत हो जाता है। और जो कुछ आनापानसति ध्यान के जो महत्वपूर्ण लाभ हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से या फिर मानसिक या फिर जो फिजिकल हेल्थ है उसकी दृष्टि से, इसके जो कुछ लाभ हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला लाभ है जागरूकता में वृद्धि। आनापानसति ध्यान का नियमित अभ्यास करने से जो आपकी अवेयरनेस है, जागरूकता है, उसमें वृद्धि होती है।
आप अपने आप को अधिक रोचक और प्रेरक बना हुआ पाते हैं। आपकी जो इंद्रियां है अधिक तेजस्वी बन जाती हैं। दूसरा जो इसका लाभ है वो है कि आप अपने आप को अधिक प्रसन्न महसूस करते हैं। तीसरा जो लाभ है, आप शांत पारदर्शी मन, अच्छे विचारों के लिए अधिक जो आपका मन है वो हो जाता है। इसके बाद जो चौथा इसका सबसे बड़ा जो लाभ है, दुख से मुक्ति। आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आप बस अपने आप में खुश रहते हैं और साथ ही आप में लोगों की मदद करने के लिए जो प्रज्ञा होती है उसकी वृद्धि होती है, जो आनापानसति ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण और चौथा लाभ है। तो चार इसके जो आनापानसति ध्यान के जो चार बहुत ही बेसिक लाभ है, इसके अलावा भी ध्यान साधना के बहुत सैकड़ों लाभ होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो आनापानसति ध्यान के जो चार लाभ हैं, सबसे पहला जागरूकता में वृद्धि, और दूसरा है आप अपने आप को अधिक प्रसन्न महसूस करते हैं। तीसरा लाभ है कि जो आपका मन है वो पारदर्शी होता है और अच्छे विचारों के लिए अधिक उर्वरक होता है। चौथा और सबसे बड़ा जो लाभ था वह है कि आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं और बस अपने आप में खुश रहते हैं, और साथ ही आप में लोगों के जो मदद करने की जो इच्छा है, प्रज्ञा है, उसमें वृद्धि होती है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कल हम जो है मैत्री भावना की जो ध्यान विधि है उसके बारे में भी ऐसे ही मैं, जैसे मैंने थोड़ा थ्योरी के बारे में आपको बताया कि कुछ इसके भी जो सोपान है, 5 सोपान, उसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, और फिर जो उसके ध्यान साधना का विश्लेषण करेंगे। इसमें भी कुछ जो अवरोध आते हैं और जो इसके विशेष लाभ होते हैं, कैसे मैत्री भावना ध्यान में जो समस्याएं या फिर अवरोध आते हैं, इसके जो अवरोध हैं वो थोड़ा आनापानसति ध्यान से अलग, इसमें कुछ जो समस्याएं हैं साधना के समय साधक के सामने आती हैं, तो हम उनका विश्लेषण करेंगे, उन्हें समझेंगे और उन्हें कैसे दूर किया जाए उसके बारे में भी हम थोड़ा और गहराई से जानेंगे। इसके अलावा मैत्री भावना ध्यान के भी कुछ लाभ होते हैं, जैसे आज आनापानसति ध्यान के कुछ 4 लाभ मैंने बताए, ऐसे ही कुछ मैत्री भावना ध्यान के भी लाभ होते हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी 15-20 उससे ज़्यादा है। तो मैं डॉक्टर दीपचंद से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपना आज का लेक्चर है उसे कंटिन्यू करें। उसके पहले अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर कोई आपके मन में शंका है आनापानसति ध्यान के लाभ, उसमें समस्या या फिर उसके अभ्यास के जो चारों सोपान हैं उन्हें लेकर, तो आप अपना क्वेश्चन माइक टर्न ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी का प्रश्न नहीं है दीप सिंह जी, तो हम अब आगे की क्लास को कार्रवाई करें।